160 WPM डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। 5 सेकंड में चालू होगा। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अन्य बातों के बारे में यहाँ बात करना चाहता हूँ जो सदन में उठाई गई है और जिनका अभी तक हमें परिवहन मंत्री जी से कोई उत्तर नहीं मिला है। जहाँ तक यातायात का सवाल है, वाहनों के द्वारा ही हमारी तरक्की हो सकती है और वाहनों के द्वारा ही हम प्रगति कर सकते हैं, लेकिन उसकी यह सरकार जितनी उपेक्षा कर रही है उतनी शायद दूसरे कामों की नहीं कर रही है। मैं पहले यह स्पष्ट कर दूं कि हमारा दृष्टिकोण प्रशंसा करने का नहीं होता, हमारा दृष्टिकोण आलोचना का होता है। जो अवगुण हैं उन्हें मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो गुण हैं उन्हें तो स्वयं दूसरे दल के लोग बताएंगे, बता ही देंगे। जहां तक यातायात का सवाल है, रेल डिब्बों के संबंध में भी इस सदन में और बाहर भी बार बार इस चीज़ की मांग की गई है कि इस बारे में कुछ किया जाए, क्योंकि आपके पास जितने डिब्बे हैं उनकी भी आपूर्ति आप बार बार नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए सरकार को यह मालूम है कि अनाज 2 महीने मई और जून में आता है। इसी समय वह किसानों के पास से मंडियों में आता है और जब वर्षा शुरू होगी तब वैगन दिए जाते हैं। एक तरफ तो आप बड़े गर्व से कहते हैं कि किसानों को सरकार की तरफ से हम सुविधाएं दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अधिकारों पर आप हमला कर रहे हैं। जब फसल आएगी और बैगन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि बाजार में अनाज तो आएगा लेकिन खरीदने वाले नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। एक तरफ तो भ्रष्टाचार के कारण बैंक वाले कोई पैसा नहीं देते हैं और दूसरी तरफ जब बैगन नहीं होंगे तो माल बाहर नहीं आएगा और किसान का अनाज नहीं बिक सकेगा। जब किसानों के पास आमदनी का जरिया होता है तब आप यातायात का इंतजाम नहीं करते हैं, जिससे उनका बहुत नुकसान होता है। महोदय, आपके विभाग का यह हाल है कि जहां एक जगह उसका एक भाग केंद्र सरकार के अधीन है तो दूसरी जगह कोई भाग राज्य सरकार के अधीन होता है। वहां पर आपका कानून लागू होगा, जबकि एक सा होना चाहिए। दुख की बात यह है कि रेलवे में ऐसा नहीं है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस छोटी सी बहस में, जिसके लिए ये पूरक मांगें पेश की गई हैं और जो इस वर्ष में ज़्यादा खर्चा हो गया है, उसकी मंजूरी के लिए एक दूसरी मांग पेश की गई है। मुझे आशा नहीं थी कि ऐसा होगा। 2:30 बजे से यह बहस शुरू हुई है और अब 6 बज रहे हैं। करीब करीब 4 घंटे यह बहस हुई है। मैं तो उन माननीय सदस्यों का आभार मानता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया और यह इस बात का सबूत है कि रेलों के संबंध में लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी है। जिन सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय सदस्यों ने रेलों में जो सुधार हुए हैं उनकी सराहना की है और बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं कि जिससे कि और अधिक काम किया जा सके। यह तो पूरक मांगों की एक बहस थी, लेकिन शायद इस माननीय सदन का यह नियम है कि अगर पूरक मांगों का प्रस्ताव किया जाए तो एक साधारण बहस छिड़ जाती है। जब बजट पेश किया जाता है तो उस समय भी वाद विवाद होता ही है। तरीका तो यह है कि पूरक मांगें जब पेश की जाएं तो जिन मुद्दों पर वह पेश की गई हैं उन पर ही बहस की जाए। इस सदन में और दूसरे सदन में भी मैंने सुना कि तरीका यही है और बहुत दिनों से वह चला आ रहा है और इस पर भी साधारण बहस आवश्यक हो। मान्यवर, साधारण बहस इस पर हो गई। आपने स्वयं इसमें हिस्सा लिया। यद्यपि आज जो लोग बोले, मालूम होता है कि विरोधी दल के नेता के कहने से बोले। कई लोगों ने इसमें भी हिस्सा लिया। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि यहाँ पर इतनी बातें कही गई हैं कि सब बातों का उत्तर देना संभव नहीं है। साधारण बहस जो बजट के समय आरंभ होती है वह 2 दिन चलती है। उसमें जो बातें उठाई जाती हैं उनका उत्तर आता है। यहाँ पर तो तत्काल बहस की गई, इसलिए सब बातों का उत्तर देना न तो संभव है और न इसकी कहने की आवश्यकता है। बहुत सी बातों के बारे में तो साधारण बजट पर बहस का उत्तर देते समय सदन में विस्तार से चर्चा भी हो चुकी है। महोदय, प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास व स्नेह के साथ हमें
जन कल्याण तथा सुशासन की अवधारणा को लागू कर राजस्थान को देश के अग्रणी विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का अवसर दिया है। उसी भावना से प्रेरित होकर हमने आज इस सदन में लेखानुदान प्रस्तुत करते समय ही गत सरकार द्वारा विरासत में दी गई गलत नीतियों एवं कमजोर वित्तीय स्थिति की चुनौतियों को स्वीकार कर अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधारभूत संरचना के विकास, नीति निर्धारण की पहल तथा सबसे महत्वपूर्ण आमजन को राहत देने की दिशा निर्धारित कर दी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार आमजन का विश्वास एवं साथ प्राप्त हुआ है, के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी की हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही नीतिगत दस्तावेज संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से किए गए वायदों को धरातल पर लाने का कार्य शुरू कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी ही नहीं, हमने पिछली सरकार के कार्यकाल में घटित युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली पेपर लीक जैसी घटनाओं की न केवल रोकथाम की, बल्कि ऐसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक गिरफ्तारियां भी की हैं। पेयजल व सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए ERCP परियोजना के प्रथम चरण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। माननीय स्पीकर महोदय, अब मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर महोदय, सर्वविदित है कि हमारे प्रदेश में पानी की समस्या एक बहुत ही भयंकर समस्या रही है। इसलिए जल की महत्ता को प्रदेशवासियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हर घर जल पहुंचाने की केंद्र प्रायोजित महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित हो सकती है, किंतु पूर्व सरकार की उदासीनता व ढिलाई के चलते इस योजना में हमारा प्रदेश अत्यंत पिछड़ गया। अब हमने इस मिशन को गति देते हुए पारदर्शिता के साथ कार्य प्रारंभ कर इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर 25 लाख ग्रामीणों के घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। माननीय उपसभा अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में इसी भावना से हर परिवार को गुणवत्तापूर्ण पानी व बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही सड़क, नगरीय विकास तथा औद्योगिक आधारभूत संरचना के कार्य प्राथमिकता से हाथ में लिए हैं। मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगी कि प्रदेश के समग्र विकास को गति देने के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 करोड़ रुपए की सड़कों व 3 करोड़ रुपए के अन्य आधारभूत संरचना के कार्यों की स्वीकृतियां भी जारी की जा चुकी हैं। सभापति महोदय, आज इस माननीय सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर चर्चा हो रही है। अत्यंत प्रसन्नता की बात है, हमारे समाज में सभी वर्गों ने जो उन्नति की है उसे देखते हुए गर्व अनुभव हो रहा है। शिक्षा में, क्रीड़ा में, रोजगार में या राजनीति, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना महत्व कायम रखा हुआ है। आज जिस विधेयक पर चर्चा होने जा रही है वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्त्रियों को राजनीति में 30% तक आरक्षण देने के मुद्दे पर भी शीघ्र ही निर्णय होने की संभावना है। यह शताब्दी बालिका जागरण के नाम से प्रसिद्ध है। इस सदी में बालिकाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति की है। उनके विकास के लिए अनेक विकासशील योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। वे अब आत्मनिर्भर हो रही हैं और आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न हो रही हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। विशेषकर शहरों में दिन प्रतिदिन बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं घट रही हैं। कई तरह से उन्हें सताया जा रहा है। हमें इस दिशा में न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि पीड़ितों को समय पर उचित न्याय भी मिल सके। सरकार द्वारा उन महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जाने भी जरूरी हैं। यदि समाज में बालिकाओं की इसी तरह लगातार उपेक्षा होती रहेगी तो धीरे धीरे उनकी संख्या बहुत कम होती जाएगी। स्टॉप। साथियों, अगर डिक्टेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।